तो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान जो कि 2 से 3 शहरों का नाम है, अगर आप वहाँ रहते हैं और आपने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल जानने हैं तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इससे मुतल्लिक कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होती। जब भी गिलगित बल्तिस्तान का नाम आएगा तो वो सिर्फ 2 से 3 एग्जॉटिक इश्यूज़ को लेकर आएगा। पहला ये कि वहाँ पर टूरिस्ट जाकर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। दूसरा ये कि वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, बाहर का मौसम आ गया है, सर्दी बहुत हो गई है, तो वेदर की रिपोर्टिंग हो जाएगी। तीसरा ये कि कोई फेस्टिवल शुरू हो गया है वहाँ पे, जैसे अभी विंटर स्पोर्ट्स गाला हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी तस्वीरें लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर की, मेन स्ट्रीम मीडिया पर न्यूज़ पैकेजेस बने। लेकिन उसी दौरान गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो कि -10 टेम्परेचर में सड़कों पर बैठकर 10 दिन से एहतजाज कर रहे थे, उसको टोटली अवॉइड किया गया, क्योंकि वो तो वहाँ के आम लोगों के फजूल से मसाइल हैं, आपने क्या करना है उसके बारे में जान के, है ना। क्योंकि हम तो सिर्फ वहाँ जाते हैं एंजॉय करने, तस्वीरें लगाने, इसके अलावा इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के लिए जाते हैं। और उधर अताबाद लेक के ऊपर जाके हम बोटिंग करके आ जाते हैं, और उसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं है कि वहाँ पर लोगों की प्लाइट क्या है, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है। नौजवान ख़ुदकुशियाँ करते हैं वहाँ पर डिप्रेशन में आके। वहाँ पर डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वहाँ पर आम लोगों के ग्रीवेंसेस क्या हैं, इस बारे में जानने में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज बात करते हैं कि ये एहतजाज जो रिसेंटली हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, इसकी वजह क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि इसको लीड कौन कर रहा था। तो पहली बात तो ये है कि इसकी रिपोर्टिंग हिंदुस्तान में होती रही है, मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने देखा हिंदुस्तान के इसको रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल डिस्टॉर्टेड। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये लोकली कोई सिसेशनिस्ट मूवमेंट चल गई है और वो कह रहे हैं हमने इंडिया से इल्हाक करना है। तो ज़ाहिर बात है आपको वहाँ से तो कोई एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी, जबकि आप ख़ुद भी नहीं कर रहे। आप उसको काउंटर करने की बजाय आपने दिखाना ही बंद कर दिया कि वहाँ हो क्या रहा है, और नैरेटिव वो वाला प्रिवेल कर गया जो कि था ही गलत। इवन के कुछ आर्टिकल्स में मुझे हंसी आई पढ़कर, ये लिखा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोकल लीडर मंजूर पश्तीन ने कहा है। मैं कहा भाई वो तो वहाँ का लोकल लीडर है ही नहीं, वो तो उधर गया ही नहीं, आपको किसने कहा है कि वो वहाँ पर मौजूद है। तो इतनी मिस रिपोर्टिंग वहाँ पर फेक न्यूज़ चलती रही, लेकिन हमारा मीडिया इस पर खामोश रहा, क्योंकि ब्रेन डेड है, आता नहीं है नैरेटिव को काउंटर करना और जेन्युइन इश्यूज़ को हाईलाइट करना। तो ज़रा हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा ज़िम्मेदारी से हाईलाइट कर दें आज। तो अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ये एहतजाज हो रहा है, और ये दोनों तंजीमें मिल के जो मुतालिबात हैं उसको वॉइस करने के लिए कॉल दे रही थी। 28 दिसंबर को टोटल हड़ताल थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और मुतालिबात इनके 3 से 4 हैं। सबसे बड़ा पहला मुतालिबा है, और वो ये है कि लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीनों पर लैंड माफिया यहाँ पर कब्ज़े कर रहा है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। डेमोग्राफिक्स चेंज किए जा रहे हैं, इसकी एक लंबी तारीख है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से पहले, लेट 19th सेंचुरी के अंदर सिख एम्पायर का राज था जो कि लाहौर से रूल करती थी। और उस एम्पायर ने वहाँ पर स्कर्दू, अस्तोर और गिलगित में जो ज़मीनें हैं उसको अपने जो है ना वो तसल्लुत में लेने के लिए कुछ लॉज बनाए वहाँ पे। लेटर ऑन खालसा सरकार लॉज भी कहा जाने लगा उनको। और उस लॉज के तहत ये था कि 2 चीज़ें थी। पहला था स्टेट सब्जेक्ट रूल, और वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के बाहर से आकर लोग वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नहीं ख़रीदेंगे ताकि डेमोग्राफिक्स चेंज ना हो। अदरवाइज़ यही होता है कि बाहर से सेटलर्स आ जाते हैं और वो ज़मीन का बड़ा हिस्सा एक्वायर कर लेते हैं, और पॉपुलेशन के डायनामिक्स बदल जाते हैं, पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है, और उससे वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो कि इंडिजिनस लोग हैं, उनके राइट्स जो हैं वो छिन जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए स्टेट सब्जेक्ट रूल वहाँ पर बनाया गया। नंबर 2, जो दूसरा कानून था वो था खालसा सरकार लॉज। वो ये था कि वहाँ पर जो कल्टिवेबल लैंड है, यानी कि जिस ज़मीन पे काश्तकारी हो सकती है, सिर्फ वो वहाँ के लोग एक्वायर करेंगे। इसके अलावा जो बैरन लैंड्स हैं, जो बंजर ज़मीनें हैं, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। तो उस रूल को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट करके, बड़ी मज़ाहमत करके उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किए, और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का रीजन डोगरा राज से 1948 में आज़ाद हुआ। इसका मतलब ये है कि उनकी तारीख देखें कितनी मुख्तलिफ है, कि वो आज़ादी भी आपसे अगले साल जाकर हासिल कर रहे हैं। तो उसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान का हिस्सा गिलगित नहीं था, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कानून साजी हुई उसके मुताबिक गिलगित को एक स्पेशल स्टेटस मिला कश्मीर का हिस्सा होने के नाते, और वहाँ के कश्मीर को, हिंदुस्तान के कश्मीर को भी एक स्पेशल स्टेटस मिला, जो कि मोदी साहब ने 2019 में 5 अगस्त को रिपील किया, आर्टिकल 35 से और 370 को रिपील करके।
तो यहाँ पर उस पर बड़ी तनकीद हुई कि इससे वहाँ पे डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे, लोग बाहर से आके सेटल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस साइड पर भी कुछ उस तरह का ही रुझान देखने को मिला, जिस वजह से लोग इस टाइम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। तो महाराजा हरी सिंह जो कि महाराजा थे कश्मीर के, जब उन्होंने एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन किया तो उसके अंडर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था और पाकिस्तान में भी उसी को कंटिन्यू होना था, और हुआ भी ऐसे ही। तो जो वहाँ के लोग थे वो शुरू से खालसा सरकार लॉस के ख़िलाफ़ थे और वो एसएसआर के हामी थे, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट रूल के, ताकि लोग बाहर से यहाँ पर ना आएँ और खालसा लैंड जो हैं वो दोबारा से रियासत के हाथ में ना चली जाएं। तो उस ग्रीवेंस को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान की रियासत से इल्हाक करने को पसंद किया, और इसीलिए किया ताकि वो खालसा सरकार लॉज जो थे उससे जान छूटे। लेकिन हुआ इस तरह से कि वही खालसा लॉज को दोबारा से मटीरियलाइज करना शुरू कर दिया गया यहाँ पे, और उनकी जो सारी ग्रीवेंस थी वो डोगरा राज से निकलने के बावजूद वैसी की वैसी रही। तो 1967 का लैंड रेवेन्यू एक्ट जो था उसको ज़िया साहब ने आके रिपील किया, वायलेट किया उसको, और उसके बाद जो ज़मीन थी वो कुछ पेमेंट करने के बाद कुछ इंडिविजुअल्स को मिलना शुरू हो गई, जिसके ख़िलाफ़ लोगों ने आज तक आवाज़ बुलंद करना शुरू की हुई है कि ज़िया साहब के दौर में जो हुआ वो गलत था, क्योंकि वो 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट था उसकी वायलेशन थी। उससे ये हुआ कि हुकूमत ने उसके बाद ज़िया साहब के टाइम के बाद कहना शुरू कर दिया कि जो भी ज़मीन किसी भी फ़र्द के नाम पर नहीं है वो रियासत की है। तो लोगों ने कहा कि भाई डोगरा राज से हमने आज़ादी इसीलिए ली थी कि वहाँ पर ये खालसा लॉस थे, अगर आपने हमारे साथ फिर वही करना है तो ये तो मिस कमिटमेंट हो गई। इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान के वकला हजरात हैं, जो लॉयर्स फॉरम्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ, वो सब भी यही कहते हैं कि यूएन के कवानीन के तहत ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से आके प्रॉपर्टी ख़रीद लें यहाँ पर, और इसके अलावा रियासत जो है वो लैंड माफिया को एम्पावर करके वहाँ पे अगर ज़मीनों पे कब्ज़ा करती रही तो डेमोग्राफिक्स बदल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि वहाँ पर जो अहले तशी कम्युनिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता आउट नंबर हो गई, और अब भी वहाँ पर एक पोलराइजेशन का माहौल इसीलिए देखने को मिलता है कि वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनों पर जो कब्ज़ा है ये हमारी पूरी सोसाइटी को ख़राब कर देगा। तो पहला मुतालबा तो ये है कि जो खालसा सरकार लॉज हैं इनको रिपील किया जाए, रियासत इस तरह से प्रॉपर्टी एक्वायर ना करे, और स्टेट सब्जेक्ट रूल को दोबारा से बहाल किया जाए, यानी कि बाहर से आके लैंड को एक्वायर करने को इलीगल करार दिया जाए। ये है पहला और सबसे बुनियादी मुतालबा। दूसरा मुतालबा ये है कि जो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं वो इलीगल हैं। उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा नहीं हैं, और आपने हमसे अग्री किया था कि हमें सब्सिडी दी जाएगी, टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और इस सब्सिडी को UNCIP रेजोल्यूशन के तहत गारंटी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है उसमें 52 कमोडिटीज़ के ऊपर गिलगित को सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि आपने एक्सेशन डॉक्यूमेंट अगर उनसे लिया तो कुछ प्रिविलेज उनको मिलने चाहिए। और उसके तहत 52 की बजाय 51 कैंसिल हो गए, और सिर्फ एक वीट पे सब्सिडी बाकी रह गई, यानी कि गंदम पे। उसके अलावा सब रिपील हो गया। तो पिछले साल GB रेवेन्यू अथॉरिटी बिल जो लाया गया था 2022 का, जो पास हुआ, उसके तहत ये हुआ कि 135 अशिया के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की कानून साज असम्बली का हिस्सा ही नहीं है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कौमी असम्बली के अंदर है ही नहीं, हमारी एक सीट भी नहीं है, और जो हमें पार्लियामेंट दी हुई है वो टूथलेस है, उसके पास कोई इक़्तिदार तो है लेकिन इख्तियार नहीं है, तो फिर हमसे टैक्स भी नहीं आपको लेना चाहिए। लेकिन ये मुतालबा भी उनका नहीं सुना गया, और पिछले साल ये बिल पास हुआ जिसके बाद 135 अशिया पे टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे वहाँ की ताजर कम्युनिटी जो है वो भी एहतजाज कर रही है। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर गंदम की शॉर्टेज है, यानी कि वीट सब्सिडी जो कि गवर्नमेंट ने अग्री की थी उसमें जो कोटा था उसको कम कर दिया गया है। अब गिलगित कोई अग्रेरियन इकॉनमी के तहत नहीं चलता कम्प्लीटली, क्योंकि वहाँ पर वीट जो है वो बाहर से आती है। ये अग्री किया गया था कि 16 लाख बोरियां गंदम की दी जाएंगी उनको सालाना, जो कि अब कम करके 14 लाख कर दी गई हैं, जिससे वहाँ पे गंदम का बहरान है, और लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, और हमारा कोटा जो कम किया है उसको दोबारा से बहाल करें। तीसरा मुतालबा ये है कि बिजली वहाँ पर नहीं दी जाती, तकरीबन 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है वहाँ पर लोगों को, शदीद सर्दी में जहाँ टेम्परेचर्स -20 तक पहुँच जाते हैं। वो ये कहते हैं कि दरियाए सिंध जो कि इस रीजन का सबसे बड़ा दरिया है वो पाकिस्तान में एंटर ही गिलगित बल्तिस्तान से होता है, जिसके ऊपर बहुत से हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, जैसा कि दासू डैम आप देख लीजिए, या भाषा डैम की बात की जाती है, और मंसूबे लगे हुए हैं वो उसी दरियाए सिंध पर हैं जो वहाँ से आ रहा है। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंट्स को बिजली नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। ये वही ग्रीवेंस है जो बलूचिस्तान के लोग करते हैं कि गैस हर पाकिस्तानी को सुई गैस मिलती है लेकिन सुई के शहरियों को नहीं मिलती,
इसी तरह गिलगित के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बिजली हमें मुहैया की जाए, जो कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है बिजली की। अगर 24 में से 22 घंटे बिजली नहीं आ रही तो आप लाइफ को इमेजिन करें कि कैसी एक केव के और गार के दौर की ज़िंदगी होगी वहाँ पर बग़ैर बिजली के। तो ये सारी चीज़ें 2015 के बाद से इंटेंसिफाई होना शुरू हुई हैं, क्योंकि सीपैक के नाम पर जो ज़मीन एक्वायर की गई स्टेट की तरफ से, उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ रहा और वहाँ पर कुछ रीजन्स के अंदर आपने देखा है रेडिकलिज्म भी फैला है और तालिबान की वार्निंग्स भी आती रहती हैं, वीडियोस भी आती रहती हैं, जो कि पीसफुल कम्युनिटी है। मतलब मैं जाकर पूरे रीजन में फिरा हूँ, गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, हर जगह पर मैंने इससे ज़्यादा अमन पसंद लोग और इतने लिटरेट और इतने प्रोग्रेसिव लोग पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे, जहाँ पर ख़वातीन कारोबार कर सकती हैं और तालीम ले सकती हैं मर्दों के बराबर, और वहाँ पर ख़वातीन को डोमेस्टिकेट करने की कोई बात नहीं करता। ऐसे रीजन को पाकिस्तान का एक कहना चाहिए कि सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए था, जो पूरी दुनिया को आप दिखाएं कि ये हमारा प्रोग्रेसिव मुआशरा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डेप्रिवेशन इतनी है, वहाँ कनेक्टिविटी के इतने मसाइल हैं, वहाँ पर इंटरनेट अक्सर जगहों पर नहीं है, रोड नेटवर्क्स नहीं हैं, जिससे लोग इतना सफ़र करते हैं कि वो इस कल्चर को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते ओवरऑल दुनिया में। तो इन एहतजाजी तरीक़ों को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से नेगोशिएट करने की कोशिश तो की गई है एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाकर, और 1 महीने का वक्त दिया गया है इन तमाम एक्शन कमेटीज़ की तरफ से कि 1 महीने में हमारे मसाइल हल ना हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। तो अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप सियासी सतह के ऊपर इन मसाइल को हल करें। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत सी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कि रियासत को दरकार होती हैं, जो कि सिक्योरिटी के लिए बड़ी अहम होती हैं, जैसे वहाँ पर बॉर्डरिंग एरियाज़ में हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके सियासी निज़ाम को एम्पावर करेंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा है। गिलगित एक वो रीजन है जो पाकिस्तान के लिए बहुत सा रेवेन्यू जनरेट करता है टूरिज़म के थ्रू, और वहाँ पर पोटेंशियल बहुत मैसिव है टूरिज़म की। पूरी दुनिया जो है वो उससे इस्तेफ़ादा कर सकती है, जो कि अक्सर स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क जो कि अपनी सीनरीज़ को एक्सप्लॉइट करके पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन करते हैं अपनी, पाकिस्तान इससे बिल्कुल डिप्राइव्ड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये जो लोकल मसाइल हैं ये इस राह में हायल हो जाते हैं हमेशा, जैसे ही हमने कोई डेवलपमेंट की बात करनी है। और ये इसीलिए होते हैं कि लोकल सतह के ऊपर आप बात करने के आदी नहीं हैं, आपको बात करना पसंद नहीं है, टेबल टॉक आप करते नहीं हैं, हर चीज़ फोर्स से करवाने की कोशिश करते हैं और उसका हमेशा ब्लो बैक होता है। तो हमने बहुत से सबक सीखे हैं पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश का सबक भी हमारे सामने है, और जगहों पर भी जो मूवमेंट चल रही हैं वो हमारे सामने हैं। अगर इस तरह की डिवाइसिवनेस को हमने अवॉइड करना है तो हमें करना ये पड़ेगा कि सियासी निज़ाम को एम्पावर करें, और कोई भी फ़ैसला करने से पहले बजाय इसके कि लोगों के गले में उस फैसले को ज़बरदस्ती उतारा जाए, उनसे बात की जाए, कंसेंसस किया जाए, एक पॉलिटिकल सिस्टम को एम्पावर किया जाए ताकि लोगों के कॉन्फिडेंस में ये सारी चीज़ें हों और इस तरह की रेजिस्टेंस आपको ना मिल सके। ताकि जिस तरह से इंटरनेशनली इस वक्त प्रोजेक्शन हो रही है इस इशू की कि ये कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल गई है, वो इसीलिए हो रही है कि आप मिसमैनेज कर रहे हैं इसको। तो इन तमाम मुतालबात को अगर आप देखें तो इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि आपको ऐसा लगे कि लेजिटिमेट है या फिर नाजायज़ है या फिर ज़्यादती कर रहे हैं वहाँ के लोग। क्योंकि अगर आवाम सारी बाहर आ चुकी है तो वो इसीलिए आई है कि ग्रीवेंस हैं उनके, अदरवाइज़ इतनी सर्दी में किसी का बाहर आने को दिल नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्चेस हज़ारों अनाउंस होती हैं इस्लामाबाद की तरफ, सियासी पार्टियों की तरफ से, उसमें लोग क्यों नहीं आते इतने? क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी अजीज़ है और उनके मसाइल इतने इंटेंसिफाई नहीं हुए, इतने शदीद नहीं हैं कि वो जत्थों की शक्ल में बाहर आ जाएं। वो तभी आते हैं जब इतने मजबूर हो जाते हैं, जब खाने को रोटी नहीं होती, गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, तालीम के मौके नहीं होते और ज़मीनें छीन ली जाती हैं। तो करना ये पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करें, ना कि सिर्फ वहाँ जाकर तस्वीरें खिंचवाएं, एंजॉय करें, टूरिज़म करें और वापस आ जाएं। क्योंकि बतौर एक कॉन्शियस शहरी के एक फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ पर लोकल कम्युनिटी से उनकी ओपिनियन लें कि आप क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। पेरिफेरीज़ का पाकिस्तान के बारे में नैरेटिव और रवैया और उनका लेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करें। अपनी पाकिस्तानियत को उनके ऊपर इम्पोज करने से कुछ हासिल नहीं होगा, और उम्मीद यही करते हैं कि ये मुतालिबात बैठ कर बात कर कर पॉलिटिकली रिजॉल्व किए जाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को रिलीफ मिल सके। थैंक यू।